बीजेपी के अंदर बहुत सारी चीजें चल रही हैं, वहां आत्ममंथन भी चल रहा है कि क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन पाठशाला में अब अगली क्लास, 99 सीट जीतकर कांग्रेस में जो हो रहा है वो मोदी को क्या 2029 भी जितवाएगा? कांग्रेस की 99 सीटों का वो एक्सरे जिसमें बहुत चोट लगी दिख रही है। ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन चुनाव हार गया है वो अपनी हार मान ही नहीं रहा है, बल्कि यह बता रहा है कि हार तो मोदी गए हैं। मोदी तो तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं बॉस, तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं बॉस। लेकिन कांग्रेस और इंडी गठबंधन अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। इनकी एक अलग दुनिया है ट्विटर पर। खास तौर पर राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस सिर्फ इसी में खुश हो रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी को बहुमत से पहले रोक लिया। अरे भैया, आप 5 साल बाहर बैठोगे और वो पीएम की कुर्सी पर बैठेंगे, लेकिन ये खुश है क्या 272 नहीं आने दिया, अरे 240 आया है और आपकी पार्टी को आधे से भी कम आया है। लेकिन राहुल गांधी को अपने प्रदर्शन को भी देखना चाहिए। लगातार 3 बार से कांग्रेस पार्टी उनके चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन वो अपने नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को 100 सीट भी नहीं दिलवा पा रहे भाई। 100 सीट 2014 में नहीं दिलवा पाए, 2019 में नहीं दिलवा पाए, 2024 में सब दल से गठबंधन कर लिए, इंडी अलायंस बना लिए, तब भी राहुल गांधी 100 पार नहीं करा पाए कांग्रेस को, 99 पे अटक गई। लेकिन बॉस माहौल देखिए सोशल मीडिया से हर जगह, ऐसा लग रहा है महाराज की जय हो, महाराज की जय हो के नारे लग रहे हैं। बीजेपी की सीटों की बात तो सभी कर रहे हैं, कांग्रेस का भी परफॉर्मेंस तो देखिए। 3 बार से कांग्रेस का हाल यह है कि इनसे सेंचुरी नहीं लग पा रही। बीजेपी 240 सीटें लाकर सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन 3 चुनाव से कांग्रेस का हाल अगर आप देखिएगा, कांग्रेस का हाल क्या है जरा यह भी तो याद कीजिए। और इतने जोश से ये लोग जो है पार्टी कर रहे हैं। 2014 में कांग्रेस को कितनी आई? 44 सीट आई बॉस, 44 सीट। 2019 में कितनी सीट आई? 2019 में इनको 52 सीट आई, 52 सीट। और 2024 में इनको कितनी सीट आई? 99 सीट। अगर इन तीनों बार के परफॉर्मेंस को भी अगर आप जोड़ दीजिए, 4 2 6 9 6 15 4 5 4 9 9 18 19, 195 सीट बनता है। तो राहुल गांधी 3 चुनाव में राहुल गांधी मिला भी दीजिए 3 चुनाव में तो 195 सीट लाए हैं, जो अभी भी बीजेपी एक बार 2024 में जितनी लाई उससे 45 सीट कम। 3 बार से लड़ के भी राहुल गांधी उतनी सीट नहीं ला पाए जितना नरेंद्र मोदी को यह कह रहे हैं कि मोदी हार गए इस बार उतनी सीट। यह तो इनका हाल है। लेकिन नहीं, महाराज की जय हो के नारे लग रहे हैं। इस प्रदर्शन के बाद तो कांग्रेस को जश्न मनाने की बजाय आत्ममंथन करना चाहिए। कांग्रेस नेताओं को यह तय करना चाहिए कि वो लगातार इतनी बार से यह मामला चल रहा है, उसके बावजूद गांधी परिवार को ऐसे ही ढोने को कब तक तैयार रहेंगे। आज आपको डिटेल में बताता हूं कि कांग्रेस किस तरह से जगह जगह पर हारी है, जिसकी कहीं कोई चर्चा ही नहीं है। कांग्रेस के जिन जिन राज्यों में सरकार है वहां भी कांग्रेस ने खराब प्रदर्शन किया। जैसे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर बीजेपी सभी लोकसभा सीटें जीत गई, कांग्रेस की सरकार, जीत बीजेपी रही है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर बीजेपी ने अपनी सीटें डबल कर ली। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर कांग्रेस डबल डिजिट में नहीं आ सकी, लेकिन हार मोदी गए। आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि देश में ऐसे कई राज्य हैं जहां कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल पाया, वहां 1 सीट कांग्रेस नहीं जीत पाई। इसमें मध्य प्रदेश है, कांग्रेस को 1 सीट नहीं आई मध्य प्रदेश में। दिल्ली में कांग्रेस को 1 सीट नहीं आई आम आदमी पार्टी से गठबंधन के बावजूद। उत्तराखंड में 1 सीट कांग्रेस को नहीं आई। हिमाचल प्रदेश में 0, त्रिपुरा में 0, सिक्किम में 0, आंध्र प्रदेश में 0, जम्मू कश्मीर में 0, अरुणाचल में 0। इतने सारे राज्य जहां कांग्रेस को 0 सीट आई है, लेकिन महाराज की जय हो। लगातार तीसरी बार भी कांग्रेस सत्ता में नहीं आ रही, लेकिन फिर भी कांग्रेस बीजेपी को यह कहकर चिढ़ा रही है कि देखिए बीजेपी को तो सिर्फ 240 सीट आई, जबकि लगातार 10 साल सरकार चलाने के बाद भी अकेले अपने दम पर 240 सीट लाना कोई छोटी बात नहीं है, वो भी जब सारा ऑपोजिशन मिलकर चुनाव लड़ रहा था। पिछले 35 साल से बीजेपी के अलावा कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो अकेले अपने दम पर 232 से ज्यादा सीट जीत पाई। आप परफॉर्मेंस देखिए बॉस, आपको मैं इतिहास याद दिलाता हूं, जरा देखिए नरेंद्र मोदी की जीत कितनी बड़ी है। अगर आप देखेंगे साल सरकार बनी और सीट आई,
कितनी आई, ये 3 आप देखिए, आपको पता चल जाएगा नरेंद्र मोदी की जीत। 1989, 35 साल का आपको इतिहास बता रहा हूं बॉस। 1989 का साल था, 1989 कांग्रेस की सरकार बनी और सीट कितनी आई कांग्रेस को? 197। 1991 बॉस, ये गठबंधन है, कांग्रेस प्लस कर लीजिए। उसके बाद 1991 में देखिए कांग्रेस की सरकार आती है, 232 सीट आती है कांग्रेस को। 1996 में बीजेपी की सरकार आती है, 161 सीट आती है बीजेपी को। 1998 में फिर बीजेपी की सरकार आती है, यहां पर 182 सीट आती है बीजेपी को। 1999 में बीजेपी की सरकार आती है, फिर से बीजेपी को 182 सीट आती है। 2004 यूपीए की सरकार बनती है, कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस प्लस, उसकी सरकार आती है। कांग्रेस को कितनी सीट आती है? 145। 2009 200 कांग्रेस प्लस की सरकार बनती है, कांग्रेस को कितनी सीट आती है? 206। उसके बाद आप देखिए 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आती है, बीजेपी गठबंधन की सरकार बनती है, सीट आती है 282 बीजेपी की, अकेले अपने बूते पर। और 2019 में बीजेपी की सरकार बनती है और बीजेपी की सीट कितनी आती है? 303 और अभी 240। यानी 1989 से लेकर 2024 में आ गए, अभी तक नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से सीटें लाकर दी हैं, एक पार्टी नहीं लेकर आ पाई है बॉस। मैक्सिमम 232 कांग्रेस गई थी 1991 में। यह है नरेंद्र मोदी की जीत का मतलब। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस सिर्फ 1 या 2 सीट जीत पाई, जैसे छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, वहां कांग्रेस 1 सीट जीती है। बंगाल में 42 सीटें हैं, वहां कांग्रेस 1 सीट जीती है। गुजरात में 26 सीटें हैं, वहां कांग्रेस को 1 सीट मिली है। ओडिशा में 21 सीटें हैं, वहां कांग्रेस ने सिर्फ 1 सीट जीती है। झारखंड में 14 सीटें हैं, वहां कांग्रेस को मात्र 2 सीट आई है। कौन सी बात की खुशी, कौन सी बात की पार्टी और किस बात की महाराज की जय हो के नारे लग रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। किस बात पर राहुल गांधी का इतना गुणगान हो रहा है, मुझे इसको समझ ही में नहीं आ रहा। लगातार 3 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, लेकिन अब भी क्या सीट क्या वोट, दोनों मामलों में कांग्रेस बीजेपी से बहुत पीछे। इस बार के चुनाव में बीजेपी को करीब 23 करोड़ 59 लाख वोट मिले और कांग्रेस को 13 करोड़ 67 लाख वोट, यानी बीजेपी से ऑलमोस्ट 10 करोड़ वोट कम मिला है। लेकिन महाराज की जय हो। ऐसे ऐसे राज्य जहां पर कांग्रेस की अपनी सरकार है, जहां से कांग्रेस को अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए था, वहां पर भी कांग्रेस लुढ़क गई। जैसे आप कर्नाटक देखिए, कर्नाटक में पिछले साल ही कांग्रेस ने बड़े बहुमत से सरकार बनाई थी। रेवड़ियां बांटने वाली स्कीम धूमधाम से चलाई। अपनी फ्री गारंटी स्कीम्स के भरोसे पर कांग्रेस को उम्मीद थी कि कर्नाटक में कम से कम 14 सीटें तो मिलेंगी, लेकिन 9 सीट पर सिमट कर रह गई। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में हार के बाद लोकसभा चुनाव में कमबैक किया और कर्नाटक की 28 में से 17 लोकसभा सीटें जीती। बीजेपी के सहयोगी दल जेडीएस ने भी 2 सीटें जीती और इस तरह कर्नाटक में एनडीए का आंकड़ा 19 पर पहुंच गया। यह कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि 1999 में कांग्रेस आखिरी बार कर्नाटक में डबल डिजिट सीटों पर पहुंची थी। 25 साल से कांग्रेस कर्नाटक में सिंगल डिजिट में अटकी हुई है और इस बार भी अपनी सरकार कर्नाटक में होने के बावजूद वो 9 सीट से आगे नहीं बढ़ पाई। खुद डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के भाई डीके सुरेश बेंगलुरु ग्रामीण सीट से 2,70,000 वोट से हार गए। लेकिन इनको अपना ही बिजी चल रहे हैं बॉस, मोदी हार गए में। एक भी कोई ऐसा डिस्कशन नहीं दिख रहा कि कांग्रेस की इतनी बुरी हालत है देश में। यह डिस्कशन नहीं दिख रहा कि सब करने के बाद हम मोदी को 240 से नीचे नहीं खींच पा रहे, अगले बार क्या करेंगे, कुछ नहीं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, माला माहौल चल रहा है। तेलंगाना में भी हाल में कांग्रेस ने सरकार बनाई, लेकिन वहां भी वो बीजेपी को बढ़ने से नहीं रोक पाई। तेलंगाना में 17 सीटों में से 8 बीजेपी ने जीती तो 8 कांग्रेस ने, 1 सीट एआईएमआईएम के खाते में गई, बीआरएस का खाता नहीं खुला। जबकि पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में 119 सीटों में से कांग्रेस ने 64 सीटें विधानसभा में जीती और बीजेपी सिर्फ 8 विधानसभा सीटें जीत पाई थी। लेकिन विधानसभा चुनाव में मिली बढ़त को कांग्रेस लोकसभा में कायम नहीं रख पाई। तो जो लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की लहर खत्म हो गई है, मोदी को देश ने नकार दिया है, बॉस मोदी को देश ने नकार दिया तो तेलंगाना में विधानसभा में सीटें नहीं आई, लेकिन लोकसभा में कैसे आ गई?
तेलंगाना की महबूब नगर सीट जो तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का गृह जिला है, वहां भी बीजेपी ने जीत हासिल की है। कांग्रेस उस मल्काजगिरी सीट को भी नहीं बचा पाई जहां से 2019 में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी सांसद चुने गए थे। मल्काजगिरी सीट पर बीजेपी ने करीब 4 लाख वोट से जीत दर्ज की। 4 लाख वोट। छत्तीसगढ़ जहां पिछले साल तक कांग्रेस की सरकार चल रही थी, लेकिन वहां विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हारी। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार में सीएम रहे भूपेश बघेल तक अपनी सीट नहीं बचा पाए। राजनांदगांव सीट पर भूपेश बघेल बीजेपी के संतोष पांडे से 44,000 वोटों के अंतर से हार गए। इसके अलावा लोकसभा चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस के 2 मौजूदा विधायक और 2 पूर्व मंत्रियों में भी हार का सामना करना पड़ा। इतने सवाल खड़े हैं कांग्रेस के सामने, और माहौल क्या है बॉस? यार गजब कर दिए, महाराज की जय हो। इसी तरह से आप मध्य प्रदेश में देखिए, जहां पिछली बार कांग्रेस ने 1 सीट जीती थी, इस बार तो वो 1 सीट भी इनको नसीब नहीं हुई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी इकलौती सीट छिंदवाड़ा भी गंवा दी। छिंदवाड़ा में कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ लड़ रहे थे, वो हार गए। नकुलनाथ को बीजेपी के नए कैंडिडेट बंटी साहू ने 1 लाख से ज्यादा वोट से हरा दिया, जबकि इसी एमपी में शिवराज सिंह चौहान 8 लाख से ज्यादा वोट से जीते हैं। मध्य प्रदेश हो या फिर गुजरात जैसा राज्य, कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीटों का ही नहीं, वोटों का भी इतना बड़ा गैप है जिस पर कांग्रेस को सोचना चाहिए, ना कि हार के बाद जश्न के मोड में रहना चाहिए। मध्य प्रदेश में आप वोट शेयर देखिए कि क्या हालत हो गई है कांग्रेस की। मध्य प्रदेश के अंदर, एमपी के अंदर बीजेपी का वोट शेयर कितना है? बीजेपी का वोट शेयर है 59% और कांग्रेस का वोट शेयर है 32%। यह अंतर है। आप गुजरात देखिए बॉस, गुजरात में बीजेपी का वोट शेयर कितना है? 62% बॉस, और कांग्रेस का वोट है आधा, 31%। और ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी को देश ने नकार दिया है। कब तक जो है शुतुरमुर्ग की तरह जो है वो मुंह रेत में घुसा के रहिएगा भाई? गुजरात में तो 2 लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार कांग्रेस को 1 सीट मिली है। गुजरात की 26 सीटों में सिर्फ बनासकांठा की सीट है जहां पर कांग्रेस जीती। बनासकांठा में कांग्रेस की गनीबेन ठाकुर ने 30,000 वोट के अंतर से बीजेपी कैंडिडेट को हराया। गुजरात वो राज्य है जहां कांग्रेस लगातार विधानसभा चुनाव हार रही है और लगातार लोकसभा चुनाव में भी उसका सफाया होता जा रहा है। फिर भी ये जश्न किस बात का मना रहे हैं, समझ से बाहर। यूपी में क्या हुआ, अब इसकी भी बात करता हूं। कांग्रेस तो देखिए, ये एक्सरे आप कीजिएगा तो कांग्रेस के अंदर अस्थि पंजर सब हिला हुआ दिख रहा है, लेकिन इनके आसपास का इकोसिस्टम मानने ही नहीं देता है इनको कि नहीं आपको सुधार की जरूरत है। अरे गजब कर दिए बॉस ये वाला माहौल। खैर, बीजेपी इस मोड में नहीं है। 240 सीट लाने के बाद भी बीजेपी में आत्ममंथन शुरू हो चुका है। रिपोर्ट्स मांगी जा रही हैं, एक्शन हो रहा है। यूपी को लेकर मोदी योगी कैसे एक्शन में है और हार के बाद अब क्या बड़ी जीत सामने दिखने लगी है? अयोध्या में बीजेपी की हार की असली वजह क्या सामने आई, अब इसका चैप्टर। इंडी गठबंधन पूरा जोर लगाने के बाद भी बीजेपी को 240 सीट तक ला पाया। यह जरूर है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को डेंट लगा और शायद इसी वजह से बीजेपी अपने दम पर बहुमत नहीं ला पाई। इस वक्त इस बात की बड़ी चर्चा है कि यूपी में हुआ क्या। अब बीजेपी यूपी में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाने की वजह तलाश रही है। बीजेपी के सामने बड़े सवाल यह हैं कि क्या संगठन की वजह से यूपी में कम सीटें मिली, भीतरघात की वजह से कम सीटें आई, टिकट नहीं मिलने पर नाराज नेताओं की बेरुखी से नुकसान हुआ, सही टिकट वितरण नहीं होने से सीटें कम आई हैं। ऐसे कई सवाल हैं जो इस वक्त बीजेपी के सामने खड़े हैं। अच्छी बात यह है कि बीजेपी इन सवालों से भाग नहीं रही, बल्कि वो इनके जवाब तलाशने के लिए आगे बढ़ रही। इन सारे सवालों पर इस समय उत्तर प्रदेश में चर्चा हो रही है। लोग भी तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अब तो बीजेपी के नेता भी इस तरह की बात कर रहे हैं। आज इसी के बारे में डिटेल से बताऊंगा कि बीजेपी के साथ उत्तर प्रदेश में आखिर हुआ क्या। यूपी में आए शॉकिंग नतीजों के बाद बड़ा सवाल बीजेपी की सहयोगी पार्टियों पर भी उठ रहा है। इनमें अनुप्रिया पटेल की अपना दल है, ओम प्रकाश राजभर की एसबीएसपी है, संजय निषाद की निषाद पार्टी है और दारा सिंह चौहान है। हर चुनाव में इन चारों का दावा रहता है कि यूपी के पूर्वांचल में इनके पास 30 से 40% वोट बैंक। इसी आधार पर इन चारों ने मंत्री पद ले रखा है। लेकिन इनके परफॉर्मेंस की अगर बात कीजिएगा, पूर्वांचल में एनडीए को 15 में से 4 सीटें मिली। अपना दल 2 सीटों पर लड़ी, 1 जीत पाई। ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे को चुनाव नहीं जितवा पाए।
संजय निषाद का बेटा भी चुनाव हार गया। दारा सिंह चौहान भी एक मुश्त चौहान वोट बीजेपी को नहीं दिलवा पाए। यानी बातें बड़ी बड़ी की इन्होंने, लेकिन बीजेपी को फायदा कुछ नहीं पहुंचा पाए। चुनाव नतीजों के बाद इन सहयोगियों के प्रदर्शन की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में शानदार प्रदर्शन किया और बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलने में उत्तर प्रदेश की सीटों का बड़ा हाथ था। लेकिन इस बार यह हाल था कि उत्तर प्रदेश में मोदी सरकार और योगी सरकार के कई मंत्री चुनाव हार गए। यूपी में पीएम मोदी के 11 केंद्रीय मंत्रियों ने चुनाव लड़ा और खुद पीएम ने वहां से लड़ा चुनाव। 7 केंद्रीय मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा। 11 में से सिर्फ 4 मंत्री जीत हासिल कर पाए। यूपी सरकार के भी 4 मंत्रियों ने चुनाव लड़ा था। यूपी सरकार के 2 मंत्री चुनाव जीते, 2 हार गए। यूपी में जो मंत्री हारे हैं उनके बारे में भी आपको बताता हूं। इसमें वो नाम शामिल हैं जो बीजेपी के बड़े नेताओं में शुमार हैं। जैसे स्मृति ईरानी हार गई। वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देख रही थी। अमेठी में 1,67,000 वोट से हारी। महेंद्र नाथ पांडे भारी उद्योग मंत्री देख थे, चंदौली में 21,565 वोट से हार गए। संजीव बालियान हार गए। पशुपालन डेयरी राज्य मंत्री थे, मुजफ्फरनगर में 24,672 वोट से हारे। अजय मिश्र टेनी जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री थे, लखीमपुर खीरी से 34,329 वोट से हार गए। साध्वी निरंजन ज्योति ग्रामीण विकास राज्य मंत्री थी, फतेहपुर से 33,199 वोट से हारी। कौशल किशोर आवास शहरी मामलों के राज्य मंत्री थे, मोहनलालगंज से 70,292 वोट से हारे। भानु प्रताप सिंह वर्मा एमएसएमई राज्य मंत्री थे, जालौन से 53,898 वोट से हारे। जो मंत्री जीते उनमें राजनाथ सिंह लखनऊ से, पंकज चौधरी महाराजगंज से और एसपी सिंह बघेल आगरा से और अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से चुनाव जीतने में सफल रहे। केंद्रीय मंत्रियों के अलावा योगी सरकार के भी 4 मंत्री चुनाव लड़े। उनका हाल भी आपको बताता हूं। जैसे दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली से राहुल गांधी से 3,90,000 वोट से हार गए। जयवीर सिंह मैनपुरी से डिंपल यादव से 2,21,000 वोट से हारे। यूपी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद पीलीभीत से और अनूप वाल्मीकि हाथरस से चुनाव जीत गए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर सीएम योगी अब एक्शन के मूड में आ गए। यूपी में खराब प्रदर्शन की कई वजह हैं, उनके बारे में आगे चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले यह देखिए कि सीएम योगी क्या एक्शन ले सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि जिन विधायकों ने चुनाव के दौरान सहयोग नहीं किया उनकी जवाबदेही तय होगी। जिन एमएलसीज ने भीतरघात किया उन पर एक्शन लिया जाएगा। जिला और महानगरों में बीजेपी की टीम फिर से तैयार की जाएगी। हर जिले में बूथ स्तर तक बदलाव किया जाएगा। यानी सीएम योगी आदित्यनाथ को भी यह खबरें मिल रही होंगी कि कहीं कुछ तो गड़बड़ हुई है, तभी वो इस तरह का एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है। क्योंकि यूपी में बीजेपी नेता खुलकर भीतरघात की बात कर रहे हैं। बीजेपी राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव का कहना है कि जिन लोगों ने भीतरघात किया है वो पार्टी के साथ विश्वासघात है और इसकी जांच होनी चाहिए। सुनिए हरनाथ सिंह यादव को, फिर आपको कई सीटों पर बीजेपी की हार की हैरान करने वाली वजह बताता हूं। हम कौन सी सीट कौन से कारण से हारे, और इसी में यदि किसी विधायक ने, किसी बड़े नेता ने, चाहे वो जिला स्तर का रहा हो चाहे अन्य स्तर का रहा हो, और किसी ने यदि भीतरघात किया है तो वो पार्टी के साथ तो विश्वास खून पसीना एक कर रहे थे और उनके इस फैसले को भी लोगों ने न स्वीकार करके और ये तो एक तरीके से पार्टी के साथ विश्वासघात किया ऐसे लोगों ने, और इसकी जांच जो है गहराई से होनी चाहिए। जो बातें हरनाथ सिंह यादव ने कही हैं वैसी ही बातें कई और बीजेपी के नेता कह रहे हैं। बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले निषाद पार्टी के संजय निषाद ने भी भीतरघात को लेकर बड़ा बयान दिया है। संजय निषाद ने कहा है कि जिन लोगों को टिकट नहीं मिला उन नेताओं ने धोखा दिया। आरक्षण को लेकर हुई बयानबाजी से भी नुकसान हुआ है। आरक्षण खत्म करने वाले बयानों से सीटें कम हुई। संजय निषाद यूपी सरकार में मंत्री भी हैं और अगर वो इस तरह की बातें कर रहे हैं तो मामला गंभीर दिखता है। इसी तरह मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की हार के बाद भी कहा जा रहा है कि वहां संगीत सोम ने सहयोग नहीं किया, क्योंकि संगीत सोम टिकट चाहते थे। इन आरोपों पर संगीत सोम ने कहा कि कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी और इसकी जांच होनी चाहिए। ये जो हार है ये कहीं ना कहीं जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनकी आपसी भीतरघात की वजह से ऐसा हुआ है या जो कार्यकर्ता है उनकी वजह से ऐसा हुआ? देखिए, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी, कहीं ना कहीं कार्यकर्ता निष्क्रिय था। वो क्यों था ये जांच का विषय है, ये होना चाहिए। और क्यों कार्यकर्ता नहीं निकल पाया, क्यों कार्यकर्ता उतनी मजबूती से नहीं लग पाया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इन सारी चर्चाओं और भीतरघात के आरोपों के बीच यूपी सरकार के मंत्रियों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
योगी सरकार के 16 मंत्री ऐसे हैं जो अपनी विधानसभा सीट से बीजेपी को लीड नहीं दिला पाए। इनमें मंत्री सूर्य प्रताप शाही की पथरदेवा सीट पर बीजेपी पीछे रही, मंत्री राकेश सचान की भोगनीपुर सीट पर बीजेपी को हार मिली, मंत्री असीम अरुण की कन्नौज सीट पर बीजेपी हार गई, मंत्री जयवीर सिंह की मैनपुरी सदर सीट पर बीजेपी हारी। इसी तरह से मंत्री सोमेंद्र तोमर, सुरेश राही, अनूप वाल्मीकि, सतीश शर्मा और विजय लक्ष्मी गौतम की सीटों पर भी बीजेपी को जीत नहीं मिली। यूपी में बीजेपी की उम्मीद से कम सीटें आने के पीछे एक फैक्टर अनुप्रिया पटेल का भी माना जा रहा है, क्योंकि यूपी में प्रतापगढ़ और आसपास की कुछ सीटों पर राजा भैया का अच्छा प्रभाव माना जाता है। लेकिन अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया के खिलाफ जमकर बयानबाजी की। प्रतापगढ़ में एक रैली में अनुप्रिया पटेल ने कहा था कि अब रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होता है, अब ईवीएम से राजा पैदा होता है। इस बयान से राजपूत वोटर्स में काफी नाराजगी बताई गई और इसका असर क्या हुआ? प्रतापगढ़, कौशाम्बी, जौनपुर और इलाहाबाद में बीजेपी को हार मिली। इन चारों ही सीटों पर राजा भैया का अच्छा प्रभाव माना जाता है। इसके अलावा अनुप्रिया पटेल ने रॉबर्ट्सगंज से अपना कैंडिडेट उतारा था। रॉबर्ट्सगंज में अपना दल के सिंबल से लड़ी रिंकी सिंह हार गई। खुद अनुप्रिया पटेल ने जैसे तैसे 37,000 वोट से मिर्जापुर में चुनाव जीता। अब तो चुनाव नतीजे आ गए और अब सिर्फ चर्चा ही की जा सकती है कि अगर अनुप्रिया पटेल इस तरह से राजा भैया के खिलाफ बयानबाजी नहीं करती तो उससे क्या फायदा होता। लेकिन ऐसे बयानों से नुकसान तो हुआ ही है, इसकी चर्चा हर तरफ है। यूपी में अगर किसी एक सीट पर बीजेपी की हार की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो सीट है फैजाबाद लोकसभा सीट, जिसके अंदर अयोध्या भी आता है। फैजाबाद में ही अयोध्या आता है जहां भव्य राम मंदिर बना है और लोगों को हैरानी इसी बात पर है कि राम मंदिर बनने के बाद भी बीजेपी अयोध्या में कैसे चुनाव हार गई। सोशल मीडिया पर भी इसकी बड़ी चर्चा है। फैजाबाद में बीजेपी के लल्लू सिंह को समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने 54,000 वोट से हरा दिया। अयोध्या में बीजेपी की हार के बाद इंडी गठबंधन भी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। कहा जा रहा है कि भगवान राम ने बीजेपी को अयोध्या से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जब इस तरह की सीट पर हार मिलती है तो लोग बातें तो करेंगे। अयोध्या में बीजेपी की हार के पीछे जो वजह बताई जा रही हैं वो भी आपको बताता हूं। कहा जा रहा है कि बीजेपी कैंडिडेट लल्लू सिंह ने संविधान बदलने वाला बयान दिया, जिससे बड़ा नुकसान हुआ। इस बयान को राहुल गांधी और अखिलेश ने बार बार जनता के सामने दोहराया। लल्लू सिंह के बयान से एससी और ओबीसी कम्युनिटी के वोट बैंक का जो वोट बैंक था वो बीजेपी से दूर गया। बड़ी संख्या में अयोध्या के शहरी मतदाता वोट डालने ही नहीं निकले, क्योंकि नगर निगम ताबड़तोड़ चालान काट रहा था। जहां सड़क पर खड़ी गाड़ी दिखी, 1,000 रुपए का चालान काट दिया गया। राम मंदिर के आसपास की सड़कों पर हर समय बैरिकेडिंग रहती है। इससे स्थानीय लोगों को बहुत परेशानी हुई और वोटिंग को लेकर उत्साह नहीं दिखा। अयोध्या में सड़कें बनाने के लिए बड़ी संख्या में मकान दुकान तोड़े गए। इसका ढंग से मुआवजा नहीं मिलने का भी आरोप लग रहा है। ना ही विस्थापितों को उचित जगह दी गई। ये वो मुद्दे हैं जिनकी राहत नहीं दी गई। ये वो मुद्दे हैं जिनकी वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ और चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, ऐसा कहा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट अवधेश प्रसाद लगातार इन मुद्दों पर जनता के बीच जा रहे थे, उनकी समस्या सुन रहे थे। अखिलेश यादव ने भी उन मुद्दों को उठाया और जीत के बाद अखिलेश ने बताया कि अयोध्या में बीजेपी इसी वजह से हारी। सुनिए अखिलेश यादव को, फिर आपको अयोध्या के वो आंकड़े बताऊंगा जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। अयोध्या की जनता का दुख दर्द आपने भी समय समय पर देखा होगा। उन्हें जो उम्मीद थी वहां की जनता को, जिस तरह के सरकार का कामकाज था, लोगों को मुआवजा नहीं दिया सही जमीन का, लोगों के साथ अन्याय किया, आपने मार्केट की कीमत से जमीनें नहीं ली उनकी। जब लैंड एक्विजिशन करने के लिए आप चले तो आपने दबाव बना करके, झूठे मुकदमे लगा करके उनसे जमीन छीन ली। न जाने कितने व्यापारियों को आपने दुख संकट पहुंचाया जो 100 साल से रह रहे थे। इन मुद्दों का अयोध्या के चुनाव पर कैसा असर हुआ और कैसे जातिगत समीकरण बीजेपी के खिलाफ चले गए, उसे विधानसभा वाइज नतीजों से आपको समझाता हूं। फैजाबाद लोकसभा के तहत 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। अयोध्या विधानसभा में बीजेपी 4,067 वोटों से जीती। जिस क्षेत्र में राम मंदिर है वहां बीजेपी को बढ़त मिली। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बीजेपी 16,000 वोट से पीछे रह गई। ग्रामीण क्षेत्र में एससी और ओबीसी वोट सपा के साथ चला गया। बीजेपी को 5 में से सिर्फ अयोध्या विधानसभा पर ही बढ़त मिली, वो भी बहुत कम अंतर से। बाकी की 4 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली। बीकापुर विधानसभा एसपी को मिले 1,22,543 वोट, बीजेपी को मिले 92,859 वोट, सपा को 29,684 वोट की ज्यादा मिले। इसी तरह रदौली विधानसभा है फैजाबाद के अंदर, इसमें सपा को 1,04,113 वोट मिले, बीजेपी को 92,410 वोट, यानी सपा यहां 11,703 वोट से आगे रही।
मिल्कीपुर विधानसभा सपा को 95,612 वोट मिले, बीजेपी को 87,879। सपा यहां 7,733 वोट से आगे रही। और दरियाबाद विधानसभा यहां सपा को 1,31,277 वोट मिले, बीजेपी को 1,21,183। समाजवादी पार्टी यहां 10,094 वोट से आगे रही। यानी अयोध्या में भी, या कहिए फैजाबाद में जो 5 विधानसभाएं हैं उसमें अयोध्या में ही बीजेपी को बढ़त रही, बाकी 4 विधानसभाओं में बीजेपी पीछे रही और इसीलिए फैजाबाद हार गई। खैर, इसको लेकर यूपी में मंथन हो रहा है। मोदी योगी सब इसको लेकर गंभीर हैं, ये अच्छी बात है और इसको लेकर बीजेपी जो है वो आगे काम करेगी, ये भी बताया जा रहा है। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, कंगना रनौत को एयरपोर्ट पर किसने थप्पड़ मार दिया और क्यों? चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उस 5 मिनट में क्या हुआ कंगना के साथ, अब इसका चर्चा।